जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन, मच गया हड़कंप, 11 लाख जवानों की रिकवरी 2008 से होगी। इसको कहते हैं असली हड़कंप। हाँ जी दोस्तों, किस बात की रिकवरी हो रही है जवानों से, और मैं बात करूंगा क्या हमारे देश के प्रमुख पत्रकार रवीश कुमार जी 18 महीने डी एरियर की पहल कर रहे हैं। इसकी क्या है सत्यता, और ईसीएचएस की एडवाइजरी आप अपना पॉली क्लिनिक कर सकते हैं चेंज। और ऑपरेशन सिंदूर, हाँ जी दोस्तों, राजनाथ सिंह जी के घर बैठक, आखिर अब होगी असली जंग। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, असली जंग की तैयारी ऑपरेशन सिंदूर पर। आखिर वो कौन सी जंग है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात हड़कंप की। मैं हमेशा इस शब्द को कम इस्तेमाल करता हूं, लेकिन बिल्कुल हड़कंप है कि 11 लाख जवानों से एक लेटर निकला है कि उनसे रिकवरी की जाए 2008 से। और रिकवरी क्यों की जा रही है? यदि वो सेना में है या अर्धसैनिक बल में है, यदि उनको ट्रेनिंग पीरियड में एचआरए दे दिया गया था, एचआरए यानी रिक्रूट में एचआरए क्यों दिया गया, उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्यों दिया गया जब वो रिक्रूट थे, और सेंटर में ऐसी गतिविधि हो गई, अब उनके लिए लेटर, जब ऑडिट हुआ तो पकड़े गए। अब लेटर निकला है कि 11 लाख जवानों से पैसा वसूला जाएगा विद इंटरेस्ट के। तो हड़कंप तो मचेगा ही। यानी सीएपीएफ गृह मंत्रालय का एक आदेश बना, अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों के लिए परेशानी का सबब होगी भत्तों की रिकवरी। यानी गृह मंत्रालय के एक आदेश, जहां पर असम राइफल्स हैं, चाहे आप सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, आईटीबीपी के, एसएसबी के, सीआई, यानी तमाम जो फोर्सेस हैं, उनका एक नियम कहीं अधिकारियों ने बना दिया या कैसे बना, उनका 2008 से उन्हें एचआरए मिला जब वो रिक्रूट थे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला, और वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस को डिसकंटिन्यू किया गया, कंटिन्यू किया गया, छुट्टी पर है फिर भी मिलता रहा। अब ये मामला संज्ञान में आया तो 11 लाख जवानों की मुश्किल पैदा कर दिए, पूरा पैसा रिकवर हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यह रिकवरी सितंबर 2008 से लेकर अब तक मिले ट्रांसपोर्ट अलाउंस की होगी। ट्रेनिंग के दौरान रिक्रूट को एचआरए भी दिया गया। यह कौन सा आदेश है, यह किसने पारित किया, और यह अधिकारी जिसने ये साइन किया उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, कहा गया है। आखिर इसकी इंक्वायरी बैठ गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की उन्होंने कहा है कि 17 जुलाई को एक आदेश जारी होता है, और 17 जुलाई के आदेश में यह पाया गया है कि एचआरए और रिक्रूट को ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं बनता है, और ये दिया गया है लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, और इसका देने वाला और लेने वाला ये सबको कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस सब के चलते गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और आसाम राइफल को 3 बातों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। पहला, सितंबर 2008 से लेकर अब तक जितने भी लोगों को आपने ट्रांसपोर्ट अलाउंस अनियमित, उसकी रिकवरी सुनिश्चित करें। बताया गया है कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी 1 सितंबर 2008 से लेकर अभी तक ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया गया है, और अब इसकी रिकवरी होगी। हाँ जी दोस्तों, और दूसरा उन्होंने कहा है जिनको रिक्रूट के समय पर हाउस रेंट अलाउंस दिया गया उनकी भी रिकवरी होगी, और जिन्होंने ये अधिकार, जिन्होंने ये लेटर पारित किया है उनके ऊपर के खिलाफ भी एक्शन होगा, और उसमें जो भी अधिकारी हैं उनसे भी वसूली की जाएगी। आप ये समाचार, यानी हड़कंप इसको बोलते हैं। अभी आप समझ सकते हो कि जब 2008 का से अभी तक जो पैसा लिया वो किस तरीके से रिकवर किया जाएगा, तो उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। 18 महीने एरियर के लिए क्या हमारे पत्रकार, एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवीश कुमार जी पहल कर रहे हैं? क्या उन्होंने 8वें वेतन आयोग के लिए 18 महीने के लिए सरकार के सामने कोई प्रस्ताव रखा है? ये जो वीडियो आ रही है बार बार लोग हमें भेज रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये फेक वीडियो है, इसमें रवि कुमार का चेहरा है, रवि कुमार की लिप सिंग है, रवि कुमार की आवाज है, और ये सारा कमाल है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। धोखे में नहीं रहना, आपके साथ ठगी हो जाएगी। आपने कहा हमको भेज रहे हैं, अब रवीश कुमार जी सरकार को घेर रहे हैं। अब 18 महीने डी एरियर मिल जाएगा क्या? बिल्कुल, हमने कहा ये फेक वीडियो है, और रवीश कुमार जी ने इसके लिए एफआईआर डाली है, यूट्यूब को शिकायत की है, पत्र लिखा है, उनके साइट पे आप जाकर के देखोगे। उन्होंने कहा है हमारे नाम से कई प्रकार के यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, और हमें बदनाम किया जा रहा है, और इस तरीके से हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप भी ऐसी चीजों को ज्यादा आगे न भेजें। 18 महीने डी एरियर का मामला आप देख सकते हो कि पिछली जेसीएम की बैठक थी 63rd,
उसमें उन्होंने सरकार के सामने रखा है कि यानी सरकार की अर्थव्यवस्था अभी पटरी पर है, और ये भी कहा है कि आपके पास जीएसटी का बहुत सारा लाखों करोड़ों का कलेक्शन हुआ है, तो आप धीरे धीरे किस्तों में आप 18 महीने डीए एरियर जो रुका हुआ है आप उसका भुगतान कर सकते हो। ये उनके सामने सुझाव रखे गए हैं दोस्तों। अब मैं सामने बढ़ता हूं एक और अगली खबर की तरफ। ईसीएचएस की एडवाइजरी, यदि आप ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक बदलना चाहते हो तो आपके लिए ये बहुत काम की जानकारी है। यानी केंद्रीय संगठन ईसीएचएस एडजुटेंट जनरल ब्रांच रक्षा मंत्रालय की तरफ से जून 2025 का लेटर है, सभी कमान मुख्यालय को भेजा गया है और इसमें लिखा है पेरेंट पॉलीक्लिनिक बदलने की ऑनलाइन प्रक्रिया। यदि आप कहीं पहले आपने अपना पॉलीक्लिनिक में अपना पेरेंट पॉलीक्लिनिक बनाया और आप कहीं दूसरी जगह सर्विस कर रहे हैं या आपके बच्चे रह रहे हैं, आप शिफ्ट हो गए, तो उसको आप बदल सकते हो। उसको पेरेंट पॉलीक्लिनिक बदलने की एक आराम की प्रक्रिया इसमें दी है कि सूचित किया जाता है कि प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद किसी भी ईसीएचएस लाभार्थी के लिए मूल पॉलीक्लिनिक को बदलने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। 64 KB ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने वाले लाभार्थी 3 महीने में एक बार इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। मतलब आप कहीं हैं तो टेम्परेरी आप कर सकते हो 3 महीने के बीच में। 3 महीने एक बार कर दिया तो 3 महीने आपको नहीं करना होगा। एक्सर्समैन लाभार्थी द्वारा क्या कार्रवाई है, उन्होंने कहा ECHS.sourceofinfosystem.com पर लॉगिन करें और इसमें विकल्प आएगा, टैब पर क्लिक करें कि मूल पॉलीक्लिनिक बदलने का जो विकल्प आएगा उसको ड्रॉप डाउन करते हुए नया पॉलीक्लिनिक आप चेंज कर सकते हैं। ईसीएचएस लाभार्थी मोबाइल ऐप, ईसीएचएस लाभार्थी अपने इस नंबर और उसको उन्होंने कहा है कि ईसीएचएस कार्ड नंबर और 4 अंकों के मोबाइल पिन का उपयोग करके ईसीएचएस मोबाइल ऐप में लॉगिन करें, उन्हें पॉलीक्लिनिक परिवर्तन पर विकल्प करके क्लिक करें और उसका चयन करें। यह प्रक्रिया बहुत आसान है। अनुराग भारद्वाज, कर्नल, एमडी ईसीएचएस निर्देशक, और ये दिल्ली से ये पत्र जारी हुआ है। किसी को चाहिए पत्र, हमारे सैनिक जीवन पेज पे आपको पत्र मिलेगा। दोस्तों कोई भी लेटर मैं सैनिक जीवन पेज पर डालता हूं और वीडियो भी डालता हूं, और वहां पर आप एक बार लॉगिन करिए तो आपको आराम से सारे पत्र अभी तक सब मिल जाएंगे। वीडियो आपको कोई सर्च करनी है वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें ग्रुपों में जोड़ते हैं और मोबाइल पे उतना संभव नहीं हो पाता कि हर एक मैं ग्रुप में जुड़ूं और तमाम तरीके की उसमें चीजें हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फोन भी थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है। माफी चाहता हूं। यदि आप हमारे चैनल से इंटरेस्ट रखना चाहते हो, लेटर लेना चाहते हो, तो सैनिक जीवन पेज है, आप उसको अपने पे एक बार क्लिक कर दोगे, ऑटोमेटिक सारी चीज आपके पास आती रही। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करता हूं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। राजनाथ सिंह के घर बैठक हुई। एनएसए डोभाल साहब और वायुसेना प्रमुख, नेवी के सेना प्रमुख, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सीडीएस साहब, यानी आखिर ऑपरेशन सिंदूर पर अब असली जंग होगी। हाँ जी दोस्तों, मैं बिल्कुल धड़ल्ले से कह रहा हूं, असली जंग अब होगी। और ये जंग होगी 21 तारीख से। मानसून सत्र चल रहा है, यानी आप समझते लोकसभा विधानसभा लगेगी और वहां पर सवाल जवाब पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी तक मोदी जी से डिमांड थी कि आप सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मीटिंग करिए, विपक्ष को बुलाइए। आखिर आपने सीज फायर क्यों किया? सेना जीत रही थी तो आपने ट्रंप के कहने से क्यों सीज फायर किया? आज उनका क्या है, जरा कांग्रेस की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता लेकिन सरकार की विफलता। पहलगांव टू ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर, नेशनल सिक्योरिटी अकाउंटेबिलिटी एंड फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर। दिल्ली एनसीआर में कार्यकर्ता मीटिंग है आज 11 बजे इंदिरा भवन में, जैसा कि आपके सामने मैं रख रहा हूं। अब ये तैयारी कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई की। सेना ने लड़ाई लड़ ली, बॉर्डर पर लड़ाई होगी, अब ये संसद में लड़ाइयां लड़ेंगे, संसद में लड़ाइयां लड़ेंगे, घेरेंगे मोदी जी को, जैसा कि उन्होंने आज अपनी तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में ये मीटिंग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी तैयारी क्या कर रही है, उन्होंने तीनों सेना प्रमुख को बुलाया, सीडीएस साहब को बुलाया, एनएसए डोभाल साहब को बुलाया और रक्षा मंत्री जी के घर पर बैठक हुई। अब सीधा सीधा देख सकते हो इसमें लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति, आगे की कार्य योजना पर अंकुश लगाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षाकार अजीत डोभाल साहब, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और सेना, नौसेना, वायुसेना प्रमुख मौजूद थे। बैठक का आयोजन उसी पृष्ठभूमि में किया गया जब एनएसए डोभाल साहब ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर
पाकिस्तानी दावों का खंडन करते हुए विदेशी मीडिया को एक भी फोटो दिखाकर सत्यापित करने की चुनौती दी थी कि आप एक फोटो तो दिखा दो कि हमारे जहाज कहां गिरे, हमारा क्या नुकसान किया और हमने आपका क्या नुकसान किया, हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अनुसार भारतीय सैन्य अड्डों को कोई क्षति नहीं हुई, जबकि सभी 9 लक्षित आतंकवादी कैंपों को हमने सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले की गई बैठकों की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें सुरक्षा नीति, सीमा की स्थिति, अगली कार्रवाइयों पर विस्तार से चर्चा की जाती है। राजनाथ सिंह और एनएस डोभाल के साथ तीनों सेना प्रमुखों की मौजूदगी यह स्पष्ट देती है कि सरकार भारतीय सुरक्षा ढांचे को लेकर काफी गंभीर है। बैठक में जोर दिए गए अहम बिंदु, यानी जैसा कि मानसून सत्र 21 तारीख यानी मंडे से चलेगा, वहां पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे और सवालों को किस ठोस प्रतिक्रिया और एविडेंस के साथ कैसे जवाब देंगे, रक्षा मंत्री जी जवाब दें या रक्षा राज्य मंत्री जी जवाब दें, वहां उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसलिए सेना प्रमुखों से, एनएस डोभाल साहब से और सीडीएस साहब से विचार विमर्श किया गया कि आगे की लड़ाई। दोस्तों, ये नेताओं की लड़ाई है, वो आप देख सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूं सेना को मिली AK-203। हाँ जी दोस्तों, जैसा हमारा जमाना था 7.62 राइफल देखा आपने, देखा होगा इंसास राइफल 5.56, देन आपको अभी AK-203 राइफल्स है। लगभग 48,000 राइफल की डिलीवरी हो गई है और 70,000 राइफल शेड्यूल हैं, डिलीवरी करने जा रही हैं। लगभग उन्होंने कहा एक साल में 1.5 से 2 लाख आपको ये राइफल्स मिलेंगी और 2-3 साल में पूरी सेना के अंदर आपको AK-203 राइफल आपको देखने को मिलेगी और उसकी तस्वीर और उसका कुछ वीडियो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ।